हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्टम साइंस इंडिया। अब इस सीरीज़ के इस वीडियो में हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस को समझते हैं कैसे, कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडो एंड न्यूक्लियेसेस, ठीक। तो न्यूक्लियेसेस एंजाइम होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंडो मीन्स ये किसी भी पर्टिकुलर जीनोम को, ये पर्टिकुलर जीनोम है 5 प्राइम टू 3 प्राइम या फिर 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो ये जो इस पर्टिकुलर बीच के लोकेशन पे कट करते हैं, कहीं टर्मिनल पे ये कट करने की कोशिश नहीं करते, ये टर्मिनल लोकेशन पे कट नहीं करते। ओके, अब रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि इनके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है, ठीक। स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस। अब बात ये आती है कि ये जो मैक्सिमम पाए जाते हैं बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं, वहीं से इनकी इनिशिएशन हुई। और ये दो तरह के बताए गए, टाइप 1 एंड टाइप 2 एंडोन्यूक्लियेसेस की बात हो रही है। अब टाइप 1 क्या होता है कि वो किसी स्पेसिफिक साइट पे क्लीव नहीं करता, ठीक। डीएनए को किसी स्पेसिफिक साइट पे क्लीव नहीं करता। अब इससे ये मत समझ लीजिएगा कि वो डीएनए को क्लीव ही नहीं करता, क्लीव करता है, लेकिन वो किसी रैंडम पोजीशन पे वो कहीं भी क्लीव कर देगा, ठीक। ये बात है यहाँ। और टाइप 2 में क्या होता है कि रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेसेस को हाईली स्पेसिफिक साइट चाहिए होता है, हाईली स्पेसिफिक साइट फॉर डीएनए क्लीवेज, ठीक। डीएनए क्लीवेज के लिए इनको हाईली स्पेसिफिक साइट चाहिए होता है। और हाँ, जैसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आगे एक डेटा दिया हुआ है कि 500 तरह के ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस अभी तक फाइंड आउट किए गए हैं, और डिफरेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन से, ठीक। अब आगे बात आती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया प्रेजेंटली टू डिस्ट्रॉय। अब प्रेजेंट ही होते हैं कि जो फॉरेन डीएनए उनमें एंटर करते हैं, लाइक ये सेल और बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, बैक्टीरियोफेज का जो ये पर्टिकुलर डीएनए होता है, और ये इसका सर्कुलर डीएनए है, तो इनको क्लीव करने के लिए यहाँ एंटर ना हो पाए और इनके बैक्टीरियल सेल को ये टेक ओवर ना कर पाए, मैकेनिज्म को टेक ओवर ना कर पाए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये यूज करते हैं बैक्टीरिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्या दिया है कि जब ये डीएनए को ये क्लीव करता है, तो एक दिक्कत और आती है कि जो होस्ट का डीएनए है, आखिर में यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया, सेम इस डीएनए को क्लीव करेगा और इस डीएनए को भी तो क्लीव करना चाहिए। ये इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करता है? तो इन दोनों के डिफरेंशिएशन की बात ये होती है कि इनमें एक मैकेनिज्म पाया जाता है, डीएनए मिथाइलेशन, और ये उस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट में उस डीएनए को मॉडिफाई कर देता है। इसलिए वो किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस क्लीवेज के लिए सबस्ट्रेट नहीं रह जाता, ठीक। नो लॉन्गर अ सबस्ट्रेट, ध्यान दीजिएगा, नो लॉन्गर अ सबस्ट्रेट फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेस क्लीवेज, ठीक। अब पहली बात तो वो होगी। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हम किसी इस पर्टिकुलर सेगमेंट को या फ्रेगमेंट को हम किसी होस्ट बैक्टीरिया में इंसर्ट जब करते हैं, तो वहाँ भी तो क्लीवेज होना चाहिए ना इसका, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को अगर उसने रिकॉग्नाइज कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बैक्टीरिया के थ्रू ही कराने वाले हैं। तो उसमें ये जो काइमेरिक डीएनए होता है, सीडीएनए जो होता है हमारा, वो कैसे बचा रह जाता है? तो उसमें क्या होता है कि वो भी एक म्यूटेंट ही होता है, इसलिए वो बचा रह जाता है, क्योंकि वहाँ भी उस पर्टिकुलर साइट पे म्यूटेशन हो चुका रहता है हमारे इंसर्शन के थ्रू। ओके, and then intracellular activity will not destroy the foreign recombinant sequence. The cleavage site is a specificity for many restriction endonuclease have been defined. For example, अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया गया है
कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की स्पेसिफिसिटी की बात की गई थी, तो लाइक एक ये एग्जांपल है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस रहेगा तो यहाँ पे इसकी कटिंग होगी या फिर क्लीवेज हो जाएगा उस डीएनए में। अगर किसी डीएनए में 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC सीक्वेंस फॉलो होता है तो ओके। अब बात आती है, दीज एंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड कैन बी एंजाइमेटिकली रीअटैच टू, क्या है ये जो है इको R1 हो जाएगा, ठीक। जनरेटेड टर्मिनल यूजिंग T4 DNA लाइगेज, ठीक। अब जो इनसे मान लीजिए यहाँ पे इसने क्लीवेज किया और इको R1 की बात हो रही है, तो इको R1 का क्लीवेज साइट ऐसे ही होता है, तो ये क्लीव हो जाता है और ये T4 DNA लाइगेज से हम इसे लाइगेट भी कर देते हैं, इन्हें जोड़ भी देते हैं, ओके। Other restriction endonucleases is makes unique cleavage resulting in other defined terminal। मतलब कि अगर हम इको R1 की बात करें तो ये पर्टिकुलर ये टर्मिनल फ्रेगमेंट फॉर्म करेगा, लेकिन जो हर अपने अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस की अपनी अलग सीक्वेंस होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, और वो अलग अलग टर्मिनल यूज़ करते हैं। अब देखिए बात एक स्टिकी एंड और ब्लंट एंड की आती है। तो स्टिकी एंड और ब्लंट एंड हमने इंटरमीडिएट में ही पढ़ा है कि ये जो है एक स्टिकी एंड है, लेकिन अगर इसके बीच में ही कोई कहीं डीएनए कट हो जाता, लाइक आगे हम देखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। चलिए अभी बता देते हैं। अच्छा, वो सीक्वेंसेस आगे वाले पेज में हैं। चलिए तो इसी पे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस हैज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिक्वायर्स टू क्रिएट द रिकॉग्निशन साइट, ठीक। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और कई तरह के न्यूक्लियोटाइड रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे एक रिकॉग्निशन साइट क्रिएट करने के लिए, ठीक। Some restriction endonucleases do not require a specific nucleotide, okay, in every position of the recognition site। कुछ restriction type 1 की बात हो रही है, ठीक, यहाँ पे type 1 की बात हो रही है। The frequency with which restriction endonucleases will cut DNA is this related to the number of bases in the recognition sequence। Hence, we can say if more bases are required, fewer cuts are apt to be made, okay। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ कि ये 6 बेसिस का सीक्वेंस है, तो चांस ये है कि इस पर्टिकुलर जीनोम में कि ये 6 बेस का सीक्वेंस कई बार मिल जाए। मान लीजिए 6 बेस का सीक्वेंस 100 बार मिल जाता है, ठीक। तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस 100 बार इसे कट कर देगा, 100 जगह पे 100 साइट पे कट कर देगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस जो है वो 50 न्यूक्लियोटाइड लंबा वो रिकॉग्निशन साइट कैरी करता है, मतलब कि ये जो लेंथ है 6 ना होके 50 न्यूक्लियोटाइड लंबा है, तो उसकी जो रेयरिटी होगी बढ़ जाएगी। मतलब कि 50 न्यूक्लियोटाइड लंबा सीक्वेंस बार बार रिपीट होने के चांसेस कम है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इफ से मोर बेसिस आर रिक्वायर्ड, फ्यूअर कट्स आर एप्ट टू बी मेड। मतलब कि अगर जितना ज़्यादा उस पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को रिकॉग्निशन के लिए चाहिए होता है, उतना ही कम वो कटिंग करता है उस पर्टिकुलर जीनोम में, किसी भी जीनोम में, ठीक। तो कहने का मतलब ये है जितना लंबा रिकॉग्निशन साइट उतना ही कम कट वो करेगा किसी भी जीनोम में, ओके। अब आगे क्या दे रहा है, 1 यूनिट ऑफ एक्टिविटी। अच्छा, एंजाइम एक्टिविटी को हम मीजर कैसे करते हैं, यहाँ हेडिंग में देना भूल गया हूँ। तो 1 यूनिट ऑफ एक्टिविटी ऑफ एन रेस्ट्रिक्शन
एंजाइम, अगर जो कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 माइक्रोग्राम डीएनए को, ठीक, किसी भी स्पेसिफिक साइट में 1 आवर पे और 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर में जितना कट करता है, ठीक, उसी को 1 यूनिट एक्टिविटी कहते हैं। ठीक, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का 1 यूनिट एक्टिविटी कहते हैं। मान लीजिए हमने एक वो लिया सैंपल लिया डीएनए का और उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सॉल्यूशन डाला और उसे डाइजेस्ट कराना है। कुछ देर तक उसमें हम रखते हैं। अगर वो एक घंटे में हम देखते हैं जितने फ्रेगमेंट्स हो गए रहेंगे, मान लीजिए 5 फ्रेगमेंट्स हुए किसी भी पर्टिकुलर जीनोम में, तो उस पर्टिकुलर डीएनए ने 4 जगह क्लीव किया है। तो 4 जगह जब उसने क्लीव किया है तो वो हो जाएगा 4 यूनिट ऑफ एक्टिविटी। ठीक, 4 यूनिट ऑफ एक्टिविटी। अगर उसी को हम 2 घंटे रख देंगे और उसमें किसी दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम ले लीजिए मान लीजिए REY, ये REX था, REX की एक्टिविटी थी और ये REY की एक्टिविटी है। अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस Y की एक्टिविटी हम देखते हैं कि 2 आवर में 6 जगह कट कर दिया है, मींस 7 फ्रेगमेंट्स काज हो गए हैं, 7 फ्रेगमेंट्स बन गए हैं किसी भी जीनोम के, तो वो 6 जगह क्लीव किया है। तो इसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 यूनिट ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो इस तरह से इसकी एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं, जो इसकी एक्टिविटी की यूनिट होती है। ठीक, ये चीज़ इसमें बताई गई है। और सैंपल 1 माइक्रोग्राम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर सैंपल भी यहाँ 2 माइक्रोग्राम हो जाए और 2 आवर में कट कर रहा है तो फिर उसकी RE एक्टिविटी 6 ही हो जाएगी। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, यहाँ जो कुछ दिखाए गए हैं कि कुछ टाइप्स हैं, कोफैक्टर्स कौन से यूज़ होते हैं, क्लीवेज साइट कौन से यूज़ होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इनमें जो पहले में जो कोफैक्टर यूज़ होते हैं कि ये एडिनोसिन मिथाइलेशन के साथ ATP यूज़ होता है और MG कोफैक्टर होता है। MG कोफैक्टर सब में है, हमको देख लेना है कि ATP टाइप 1 और टाइप 2 में ATP का इस्तेमाल होता है। ठीक, अब इसका देखिए क्या एक क्लीवेज साइट जो होता है, जो टाइप 1 का होता है, वो रिकॉग्निशन साइट से, देखिए यहाँ पे हम पहले मैं बताया था कि यहाँ डू नॉट क्लीव एट स्पेसिफिक रिकॉग्निशन स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस पे वो क्लीव नहीं करता, लेकिन स्पेसिफिक सीक्वेंस उसको चाहिए। जो मैंने कहा कि एंडोन्यूक्लियस होगा तो उसको स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए होगा। और क्लीवेज ये क्या कर रहा है, रिकॉग्निशन साइट के दूर। ठीक, साइट अवे फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट, पोजेस बोथ रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेज एक्टिविटी। ठीक, ये मिथाइलेशन भी कर देता है, लाइक ECO-B एंड ECO-K। एंड जो नेक्स्ट है टाइप 2, क्लीव विद इन अ शॉर्ट स्पेसिफिक डिस्टेंस। ठीक, एक शॉर्ट स्पेसिफिक डिस्टेंस पे ये क्लीव करता है रिकॉग्निशन साइट में, आप देख रहे हैं ECO-R1 और BAM-H1। फिर बात आती है टाइप 3 की, क्लीवेज साइट 25 to 27 बेस पेयर फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट ये हो गया, इससे 25 to 27 बेस पेयर किसी भी तरफ ये पर्टिकुलरली कट करेगा, मतलब कि बहुत लंबा ये स्टिकी एंड देगा। ठीक, फिर बात हो गई ये 4th की, क्या हो जाएगी, क्लीव क्लोज टू और विद इन द रिकॉग्निशन साइट। तो ये भी किसी पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पे ही क्लीव करेगा। टारगेट मॉडिफाइड डीएनए सच एज मिथाइलेटेड, किसी पर्टिकुलर मिथाइलेटेड साइट पे कट कर सकता है। हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड साइट पे करा, या ग्लूकोजाइल हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड डीएनए को ये क्लीव करता है, वहाँ पे क्लीवेज साइट होती है इसकी। ओके, तो अगला पेज हम देखते हैं। यहाँ देखिए जिसकी हम बात कर रहे थे कि इनका एक रिकॉग्निशन साइट होता है और स्टिकी इन और ब्लंट एंड की बात कर रहे थे। तो जब इस वाले का हम आउटकम लेंगे क्लीवेज के बाद, तो GATCC
तो इनका ये एक एंड बनेगा और यहाँ से एक एंड बनेगा GATTCC, ठीक, ये एंड बनेगा। तो यहाँ अब कहीं पेयरिंग नहीं है, तो ये अब तुरंत ये टेंड करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं भी मुझे वो अपना कॉम्प्लीमेंटेरिटी मिल जाए और वहाँ मैं चिपक जाऊँ, जाके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लूँ, इसलिए इन्हें स्टिकी एंड बोला जाता है। अब दूसरा एक सीक्वेंस है यहाँ पे देखिए बनेगा क्या, इसका क्या आउटकम होगा, CCGG। ये तो कहीं ऐसे नहीं क्लीव हो रहा है ना, ऐसे क्लीव हो रहा है, वर्टिकल क्लीविंग हो रही है, और GGCC। तो यहाँ कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड का हाइड्रोजन बॉन्ड मिसिंग नहीं है, इसलिए ये कहीं स्टिक करने की प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, तो इसलिए ये ब्लंट एंड्स हो जाते हैं, इनको ब्लंट एंड बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम लॉस हो रहा है। अच्छा, दूसरा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। चलिए, तो फैक्टर में इसमें हम लोग देखेंगे कि एक तो है स्टार एक्टिविटी। स्टार एक्टिविटी क्या जानेंगे, डीएनए मिथाइलेशन, और अगला देखते हैं, ठीक। अंडर सब ऑप्टिमल रिएक्शन, मतलब कि ऑप्टिमल कंडीशन नहीं है, सब ऑप्टिमल है, ठीक। कंडीशन, सम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स cleaves base sequence and site different from the defined recognition sequence, ठीक। अब बात ये होती है कि रिकॉग्निशन साइट तो उन्हें जानते हैं और वो जानते हैं, अपना पहचानते हैं, लेकिन जब ऑप्टिमल कंडीशन से इतर, या फिर ऐसे कह लीजिए जब हार्श कंडीशन सब देते हैं, तो अपने जो रिकॉग्निशन साइट हैं उससे अलग भी वो कभी कभी क्लीव कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स दे क्लीव एट नॉन स्पेसिफिक साइट, ठीक, तो उनकी स्पेसिफिसिटी खत्म हो जाती है। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड स्टार एक्टिविटी। सम फैक्टर दैट इंक्लूड स्टार एक्टिविटी आर हाई साल्ट कंसंट्रेशन एंड ग्लिसरॉल कंसंट्रेशन, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी। इसीलिए हमारा जब हम रिकॉम्बिनेशन RDT करेंगे, रिकॉम्बिनेंस DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो वहाँ प्योरिटी बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्योर होना चाहिए मटेरियल, एक तरह से समझ लीजिए। एक्सेसिव एंजाइम, अब उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो ये कंसंट्रेशन ही है वही हमने बढ़ा दिया, तो वो भी ये स्टार एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। इंक्रीज इंक्यूबेशन टाइम, अब हमने कहा कि 1 घंटे में अगर उस किसी पर्टिकुलर क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी टाइम 1 आवर है, तो उसे हम ज़्यादा देर तक 8 आवर तक इंक्यूबेट कर देते हैं, तो हो सकता है वो भी स्टार एक्टिविटी शो करे। और इनकम्पैटिबल बफर एंड कोफैक्टर्स, तो मान लीजिए वो Mg2+ कोफैक्टर वहाँ हम लोगों ने देखा है मैक्सिमम, तो Mg कोफैक्टर की जगह कोई अदर डाइवेलेंट डाल दें, लाइक कैल्शियम 2 पॉजिटिव डाल दें, तो वो उसको उसके स्टार एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है। और एक बफर एक्टिविटी भी है। अगर हम बफर भी सही नहीं बनाते हैं, बफर का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक हल्का सा अमाउंट अगर मैं किसी एसिड या बेस का डालूं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो उसके पीएच में चेंजिंग ना आए, वो अपने आप का पीएच बनाए रखे। तो अगर वो बफर सॉल्यूशन बफर के पीएच को हम चेंज कर देते हैं, तब भी वो स्टार एक्टिविटी शो कर सकता है, ठीक। तो अब बात करते हैं डीएनए मिथाइलेशन। डीएनए मिथाइलेशन जो है, सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल आर मिथाइलेटेड एट द रिकॉग्निशन साइट, मेक देम रेजिस्टेंट टू क्लीवेज, ठीक। तो ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं बाय सर्टेन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो डीएनए मिथाइलेशन भी इसको इसके एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल मोस्ट इक्वल दरअसल ये वॉइस टाइपिंग करता हूँ, तो
हंस लीजिए। ई कोलाई स्ट्रेन्स एक्सप्रेसेस DAM और DCM methyl transferase that methylate specific recognition site to or from G6M ATC C5। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे वो मिथाइलेशन करते हैं रेस्पेक्टिवली। ओके, अब देखिए टेम्परेचर। मोस्ट endonucleases optimally digest at this temperature. However, there are some exceptions which with lower or higher optimal temperature। तो इनका कुछ lower और higher time optimal temperature वाला तो हम जानते ही हैं, ठीक। optimally digest as 65, लेकिन अगर ये भी 65 पे तो ऑप्टिमल एक्टिविटी देता है, बट पाया गया कि 100 डिग्री सेल्सियस और 95 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टार एक्टिविटी शो करता है, ठीक, स्टार एक्टिविटी। एंड APA1 डाइजेस्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमली, ठीक, लेकिन ये प्रेजेंट होता है सब जीरो पर भी एक्टिविटी शो करता है। तो ये चीज़ें हैं। हम लोगों ने आज देखा कि कैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस क्या हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी कैसे वो होती है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और उनके साइट स्पेसिफिक साइट्स के। तो यहीं तक था आज। अब अगला एप्लीकेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, मतलब कि 2 लेक्चर में ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये भी बोलें कि अगला जो नोट्स मैं जो प्रिपेयर कर रहा हूँ वो किस पे प्रिपेयर करूँ, और आपके डिमांड पे ही ये क्लास चले कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है, तो उस पर बनाया जाए तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।